नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया में। उत्तराखंड के जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं ग्रुप सी के, उन सभी के लिए हम यहाँ पे हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ को चला रहे थे। उसका ये 8th पार्ट है। अभी तक मैंने 7th पार्ट कर दिए हैं। ये बहुत डिटेल में मैंने आप सभी को समझाया है और आगे भी मैं कराता रहूँगा। इसी तरीके से पॉलिटी के और ज्योग्राफी के भी लेक्चर आएंगे, तो आप हमारे साथ बनिए रहिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से है कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था। यानी कि ड्राफ्टिंग ऑफ ए डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बना दूँ। 1917 में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन आया था। मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन आया था जिसे मॉन्टेस्क्यू या अगस्त घोषणा भी कहते हैं। अगस्त घोषणा भी इसको कहते हैं। तो अगस्त घोषणा में क्या कहा गया था कि अगस्त घोषणा में ये कहा गया था कि इंडिया को हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है, और ये रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट होगी वो धीरे धीरे इंडिया को दी जाएगी। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1919 में क्या आया था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया था। तो इस मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया था कि एक ड्राफ्टिंग बनाई गई थी डोमिनियन स्टेटस देने के लिए, किसको, इंडिया को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से हो जाएगा इसका आंसर बी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। आपके सामने है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो ड्राफ्टिंग ऑफ ए डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था, ये किया गया था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आया था, 1919 को, ये आपको याद रखना है। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था, 1909 में। और इसकी सबसे खासियत बात क्या है कि इसमें क्या था, एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, किसके लिए, मुस्लिम के लिए यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। इसके अलावा साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में आया था, बना 1927 में था और आया 1928 में था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपको पता है दिसंबर 1930 को हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से यहाँ पे याद रखनी थी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे आप देखिए, आप सभी को पता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, तो 3 अलग अलग टाइम पे हुए थे। तो आपसे पूछा गया है कि 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका तीसरा। ठीक है, तो आप सभी को पता है 1930 के टाइम पे पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था और 1932 में तीसरा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, तो गांधी जी की जो दांडी मार्च थी वो स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को, और ये चली थी कब तक, 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। तो साबरमती से दांडी की ओर ये गए थे, और दांडी पे उन्होंने क्या करा था, नमक कानून को तोड़ा था। तो स्टार्ट तो उन्होंने 12 मार्च से करी थी, साबरमती से चले थे, और पहुंचे थे दांडी में 6 अप्रैल 1930 को। यानी कि इसी ही दिन इन्होंने क्या करा था, नमक कानून का उल्लंघन किया था। और इसके साथ ही सवनीय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट हो गया था, जिसे सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आई होप इस क्वेश्चन से आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो 12 मार्च को उन्होंने क्या करी थी, अपनी जो ये समुद्र तट से, मतलब ये दांडी मार्च इन्होंने स्टार्ट करी थी 12 मार्च को, और 6 अप्रैल को वो पहुँचे थे दांडी के तट पे। और इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, अब इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, इंडिया डिवाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। मैंने आपको पिछले टाइम पे भी बताया था, जब मैंने 7th और 6th लेक्चर दिया था, वहाँ पे भी मैंने बुक्स के बारे में आपको बताया था। तो वो लेक्चर भी आप ज़रूर देखिएगा। तो इंडिया डिवाइड जो ये पुस्तक थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये, और इसके जो लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की भी है एक बुक जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये जो 2 बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की है, जबकि इंडिया डिवाइड ये लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने सभी
3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो देखो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके पास दिए गए, इनमें से आपको बताना है। तो देखिए ये थे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ऐसे इंसान थे जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आप सभी को बताता हूँ, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, सेकंड में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी गए थे, और थर्ड में दोबारा से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पे भाग नहीं लिया था। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। तो ये किसने कहा था? कुल मिला के आपसे ये कहना चाह रहे हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है नरेंद्र देव से, अच्युत्य पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, या जवाहरलाल नेहरू से। मतलब ये सारी चीज़ें किसने कही थी? यह व्यक्तित्व संबंधित है। तो किससे व्यक्तित्व संबंधित है? मतलब एक तो व्यक्तित्व किससे संबंधित है, और या आप कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें किसने कही थी। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजा और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास रखते थे। आपको पॉज करना है और आंसर बताना है। जो भी आपका स्कोर रहेगा उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष गए? देखिए कितने वर्ष रहे थे। 1993 में वो वहाँ गए थे, ठीक है, और 1993 में वहाँ गए थे और आए थे 2015 में। तो उस तरीके से आप लगा देंगे 15 + 7, आपको यहाँ पे 22 साल मिल जाएंगे। 22 साल यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो 22 साल या 21 साल को कभी कभी ऑप्शन में 21 भी दिया रहता है, 22 साल भी दिया रहता है। मेनली 22 साल कहते हैं, बट ऑप्शन में 21 है, तो आपको आंसर 21 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 1993 को नहीं जोड़ा है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए जब 1922 में जो असहयोग आंदोलन था वो रद्द कर दिया गया था, उसके बाद महात्मा गांधी को जेल में भेज दिया गया था। जेल में उन्होंने जाना था 6 साल के लिए, बट ड्यू टू द सम हेल्थ इशू उनको 4 साल में ही रिहा कर दिया जाता है, ठीक है, 2 साल में ही रिहा कर दिया जाता है। अब जब 2 साल में उनको रिहा कर दिया जाता है तो 1924 में वो जेल से बाहर आ जाते हैं। जब वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो उनको अधिवेशन करने का मौका मिलता है, अधिवेशन की अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। तो वो जो मौका मिलता है उनको कर्नाटका के एक शहर में मिलता है, कर्नाटका के एक शहर में मिलता है, उसका नाम है बेलगाम, ठीक है, उसका नाम क्या है? बेलगाम है। और यहीं पे एक और चीज़ बता दूंगा मैं आपको, 1924 के बाद 1925 में एक अधिवेशन होता है, और यह अधिवेशन इंडियन वुमेन के द्वारा हेड किया जाता है। इंडियन वुमेन, पहली इंडियन वुमेन के द्वारा हेड किया जाता है, जिनका नाम सरोजनी नायडू होता है, और ये होता है कानपुर में। दिस सेशन हेल्ड इन द कानपुर। जबकि जो पहली महिला इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा बनती है उनका नाम है मिस एनी बेसेंट, ठीक है, और ये बनती है 1917 में। ये याद रखें। इंडियन वुमेन की बात करेंगे तो सरोजनी नायडू हो जाएगा, और अगर वुमेन की बात करेंगे तो यहाँ पे मिस एनी बेसेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और इनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रुप सी के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, और आप लोग थोड़ा सा इसको देखोगे तो आप इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बट मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? देखिए बेसिकली क्या था कि 1940s के बाद ये बात ज़ोरों शोरों से चलने लगी कि इंडिया का भविष्य किस तरीके से होगा, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से अपनाएगा, और किस तरीके से लोगों के लिए एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएगा, सो डैट सभी के राइट्स को यहाँ पे देखा जाए। तो इस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के लिए द वे आउट एक पैम्पलेट लेके आए थे सी राजागोपालाचारी जी। तो इसका डी आंसर हो जाएगा संवैधानिक गतिरोध का हल, ठीक है। वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, ग्रुप सी के लिए नहीं है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक
वार्ताकार थे। देखिए जब क्रिप्स मिशन आए थे, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ये क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन, ठीक है, यहाँ पे जो क्रिप्स मिशन था, ये क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। पहले तो आपको याद होना चाहिए मार्च 1942 में आया था। जब मार्च 1942 में आया था तो इसने जो मुस्लिम लीग था और इंडियन नेशनल कांग्रेस था, ठीक है, और यहाँ पे ब्रिटिशर थे, तो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में एक सुलझाव पैदा करने की कोशिश करी, बट मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को यहाँ पे नकार दिया। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो आधिकारिक वार्ताकार थे, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे क्रिप्स मिशन में आधिकारिक रूप से, तो वो 2 आदमी थे। कौन गए थे इनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत टाइम ये पूछा जाता है। बहुत सारे स्टेट पीसीएस में भी ये पूछा जा चुका है, ग्रुप सी में भी हो सकता है कि आ जाए। आपको ये याद रखना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आधिकारिक वार्ताकार थे क्रिप्स मिशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। देखिए 2-3 महिलाओं का नाम आप जरूर याद रखिएगा। 1942 के समय 1942 के समय जैसे अरुणा असफ अली थे, अरुणा असफ अली, ठीक है। उसके अलावा उषा मेहता, इन दोनों का नाम आप जरूर याद रखिएगा। 1942 में जब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस टाइम पे इनकी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रही थी, ठीक है, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। तो जो यहाँ पे उषा मेहता थे, उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था और लोगों को संबोधित करने की कोशिश की थी, ठीक है, मास को मोबिलाइज करने की कोशिश करी थी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि ए, भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, यानी कि अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था इन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन होता है उसको एक बार पहले पॉज कीजिए, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ साथ में आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। देखिए मैंने आप सभी को बताया था कि 1922 में क्या हुआ था, जब यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो उसके बाद एक होड़ छिड़ गई कि हमें 2 गुट बन गए। वन वॉज स्वराजिस्ट, ठीक है, और दूसरे थे क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट। तो एक ग्रुप चाहता था कि अब हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए, यानी कि लोगों के बीच में जाके उन्हें फिर से दोबारा से मोटिवेट करना चाहिए, सो डैट कि अगला जो मूवमेंट हो उसमें वो बढ़ चढ़ कर भाग ले। दूसरे जो लोग थे स्वराजिस्ट, वो कह रहे थे कि भाई हमें लेजिस्लेटिव असेंबली में ना जाना चाहिए और लेजिस्लेटिव असेंबली में इंडिया के जो मुद्दे हैं उनको रखना चाहिए और इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए, सो डैट कि जो ब्रिटिशर हैं वो इंडिया के लोगों के लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज़ लेके आए। तो इस तरीके से 1922 के बाद ये 2 धड़े बन गए थे ना। स्वराजिस्ट जो को हेड किया था मोतीलाल नेहरू जी ने, एन.सी.आर. दास ने, चित्तरंजन दास जी ने, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो सी.आर. दास एंड चित्तरंजन दास ने एक पार्टी बनाई थी, स्वराजिस्ट पार्टी बनाई थी और उसमें बहुत सारे उनके साथ लोग भी जुड़ गए थे। तो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष यानी कि वहाँ पे स्पीकर बनाए गए थे। तो वो स्पीकर कौन थे आपको बताना है। तो वो जो स्पीकर थे वो थे विट्ठल भाई पटेल जी, याद रखिएगा आप, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1925 में विट्ठल भाई पटेल जी बने थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष। अब मैं आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन बता दूँ, जब अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तो जो लोकसभा थी उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जी.वी. मालवंकर, ठीक है, जी.वी. मालवंकर, ये भी आप याद रख सकते हैं, जी.वी. मालवंकर। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। आपके पास 2 सूची है, ठीक है, एक सूची में आपको ABCD में दे रखे हैं और दूसरी सूची में 1 2 3 4 में दे रखा है। तो पहली सूची है डॉक्टर M.A. अंसारी, ठीक है, पहले सूची है M.A. अंसारी, दूसरा है पुरुषोत्तम दास टंडन, C है सरोजनी नायडू एंड D है सुभाष चंद्र बोस। इनके सामने दे रखा है कि इन्होंने कब कब अध्यक्षता करी थी। तो मैंने आपको अभी बताया था कि सरोजनी नायडू, C वाला, सरोजनी नायडू ने कब अध्यक्षता की थी,
कानपुर सेशन में मैंने आपको बताया था 1925 में। तो सी का यानी कि 2 होना चाहिए। अगर आप सी का 2 पकड़ पाए तो यहाँ देखिए सी का ये 2 नहीं है, सी का 2 नहीं है और ये सी का 2 नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। फिर भी मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, मैंने आपको बताया था उन्होंने 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशन को हेड किया था 1938 एंड 1939, ठीक है। और 1938 में इन्होंने हरिपुरा सेशन को हेड करा था, ठीक है। ये हो जाएगा ए का, सॉरी डी का हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद एम.ए. अंसारी की बात करते हैं, ए वाला ऑप्शन एम.ए. अंसारी जी ने, ठीक है, ये करा था मद्रास में हेड करा था। इसके अलावा जो इसके बाद बताए पुरुषोत्तम दास टंडन जी, तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने नासिक में हेड करा था इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता को। तो आई होप इस चीज़ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की और हम यहाँ पे बढ़ने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से आंदोलन से 4 दीवारी से बाहर आ गई थी महिलाएं। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन एंड असहयोग आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन को आप कट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपका जो दूसरा है ये वाले, ये दोनों ही कट हो जाएंगे। अब स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो उस टाइम पे देखिए स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे डेट इज़ 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। तो उस टाइम पे महिलाओं ने भी उतने बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लिया था, ठीक है। बहुत कम लेवल पे यानी कि ना के बराबर महिलाओं ने भाग लिया था। तो 1 भी आपका कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए बचता है आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन, डेट इज सी। आप सभी को पता है असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से स्टार्ट हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन डेट इज जो स्टार्ट हुआ था 1930 से। दोनों में ही औरतों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। और 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि देखिए मैंने आप सभी को बताया था कि टोटल 11 प्रोविंसेस थे उस टाइम पे, और जिसमें से 7 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बन गई थी 1937 में। अब जो ये सरकार बनी 1937 में वो चली थी 1939 में, और 1939 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने इस्तीफा दे दिया था। उस इस्तीफे के कारण जो इस्तीफा दिया था या त्याग पत्र दिया था उसके पीछे का कारण पूछा है यहाँ पे, और उसके पीछे का जो कारण है मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। अगर आपने वो देखी है तो पक्का आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो ऑप्शन ए है आपके पास कि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? नहीं, क्योंकि सरकार तो उनकी बनी गई थी। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, ये भी कुछ ऐसा बात नहीं थी। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी। सांप्रदायिक अशांति बिल्कुल भी नहीं थी, उस टाइम पे सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था, तो इसका डी हो जाएगा। तो मेन रीज़न क्या था मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशर ने इंडिया को बिना पूछे ही वर्ल्ड वार सेकेंड में इंडिया को अपना सहयोगी बता दिया था, और इस वजह से नाराज़ थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग, और यहाँ पर त्यागपत्र दे दिया था अपनी नाराज़गी को जाहिर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने करी? तो पहला है आपके पास पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तीसरा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो कौन सा है? तो देखिए 2 तो आपको याद होने ही चाहिए थे, जैसे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये तो आपको याद होना ही चाहिए था, और इंडियन लेबर पार्टी, ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वेरी नोन है, तो आपको ये पता ही होने चाहिए थे। जबकि पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी की स्थापना यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं की गई थी। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो आपके पास बी ऑप्शन सही बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा गया है कि 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया था। मतलब कुल मिला के 1932 में महात्मा गांधी ने यहाँ पे मरणों पर्यंत उपवास करा था, यानी कि फास्ट रखा था। सॉरी, मरण पर्यंत का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे आमरण अनशन, मरण पर्यंत उपवास का मतलब आमरण अनशन रखा। तो किस वजह से रखा? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। तो 1932 की कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, और 1932 में जब आमरण अनशन रखा तो उसके बाद पूना पैक्ट हुआ, ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ।
पूना पैक्ट में क्या क्या हुआ था, ये चीज़ें भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे सारी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे बार बार नहीं बताऊँगा जिससे कि वीडियो लंबी हो जाती है। थोड़ा थोड़ा मैं चीज़ों को आपको यहाँ पे बता दूँगा। तो देखिए 1932 में क्या हुआ था। यहाँ पे जो मैकडोनल्ड थे, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो यहाँ पे लेके आए थे सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट कब आया था, 1909 में मोर्ले मिंटो के टाइम पे, ठीक है। तो 1919 के अधिनियम के तहत आया था। अब सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है, सपोज मुस्लिम कैंडिडेट उठ गया तो मुस्लिम लोग ही मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देंगे, डैट इज़ द सेपरेट इलेक्टोरेट कॉन्सेप्ट। वैसे डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी मैकडोनल्ड क्या लेके आगे, सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए, यानी कि जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग होंगे वो सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास के लोग को ही चुनेंगे। तो गांधी जी को लगा कि ये तो हमारी यूनिटी पे साफ साफ इन्होंने क्या कर दिया है कि एक कट मार दिया है, यानी कि हमारी यूनिटी के खिलाफ जा रहे हैं ये। ऐसे में तो जो इंडिया के लोग हैं वो डिवाइडेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे मरण पर्यंत उपवास यहाँ पे रखा गया था। अब आप समझ गए होंगे चीज़ों को। तो इसका जो आंसर हो गया, रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा करी थी, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, और आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, और इस सभी को पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। देखिए जो क्वेश्चन में समझाने के लिए उसको मैं समझाते जा रहा हूँ, जिनमें नहीं है उनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, वीडियो लंबी हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, आप सभी को पता है 1929 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हेड किया गया था, और लाहौर है रावी नदी के किनारे में। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है ये लाहौर अधिवेशन। इसके बारे में जो जो चीज़ें हैं आप सभी को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि जो लाहौर अधिवेशन में क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्यों प्रसिद्ध था। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प रखा था। तो पूर्ण स्वराज की मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात रखी थी। दूसरा है कि इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया, और इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो कथन आपके पास दिए गए हैं। दूसरा कथन तो साफ क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उग्रवादियों एंड उदारवादियों के बीच में ये 1916 में हुआ था। जो यहाँ पे उग्रवादियों और उदारवादियों, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म और मॉडरेट के बीच में, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट के बीच में क्या हुआ था, यहाँ पे सुलझाई गई थी चीज़ों को। तो ये 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट में। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो दूसरा का इनमें से कोई नहीं। देखिए पूर्ण स्वराज तो यहाँ पे रखा गया था। पूर्ण स्वराज वॉज द मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द लाहौर अधिवेशन। तो पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पे रखी गई थी। तो पहला तो होगा ही होगा। अब तीसरे की बात करते हैं। इस अधिवेशन में राष्ट्र के सिद्धांत का अस्वीकार करते हुए एक संकल्प, द्विराष्ट्र की मांग, ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं रखी गई थी द्विराष्ट्र के बारे में, या ऐसी कोई यहाँ पे बात हुई नहीं थी। तो तीसरा भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि लोक सुरक्षा विधेयक मतलब पब्लिक सेफ्टी बिल जो कि 1928 को आया था, का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है। तो ये किसने कहा था, भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है, ये किसने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ कि लोक सुरक्षा विधेयक यानी कि पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 को आया था, का विरोध किया था, इनमें से किसी ने उसका विरोध करा था। तो उस समय में कहा था कि भारतीय राष्ट्रीयता पर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है, क्या चीज़, पब्लिक सेफ्टी बिल, और कहा कि भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है, ये कौन, पब्लिक सेफ्टी बिल। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, मोतीलाल नेहरू जी। देखिए 1928 के टाइम पे मोतीलाल नेहरू जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव थे। उन्होंने 1928 में यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट भी तैयार की थी। नेहरू रिपोर्ट भी आप सभी को पता होगा, नेहरू रिपोर्ट भी तैयार की थी आफ्टर द साइमन कमीशन, ठीक है। तो आज के 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब से मैं क्या करूँगा कि डेली बेसिस पे यहाँ पे
ये जो सीरीज़ है इसको लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है मैं उनको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आप सभी बहुत पसंद कर रहे हैं। तो डेली बेसिस पे ये सीरीज़ मैं लेके आने की कोशिश करूँगा। तो आप मुझे प्लीज़ मोटिवेट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब से ज़्यादा मुझे कमेंट आपके पढ़ने होते हैं कि आपकी क्या क्वेरीज है। आप सब्सक्राइब करिए ना करिए उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर अपने कमेंट्स जो हैं आपके उसे ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपके लिए आपकी क्या क्या क्वेरीज है और क्या क्या ऐड किया जा सकता है हमारे लेक्चर्स में। ठीक है, तो अभी के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।